subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello friends, welcome to my channel Pharmacology Concepts by Rajesh Chaudhary, and in this video I am going to discuss about the basic pathophysiology of the hemophilia. तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे हीमोफिलिया के बेसिक पैथोफिजियोलॉजी के बारे में. And if you want to watch my previous videos regarding the pathophysiology, you can check the description box below or by using link given in the I button. So now let's start the topic. So the contents of the video or lecture are hemophilia, history, types, symptoms, blood coagulation pathways, hemophilia pathophysiology, and diagnosis and the therapy. So now come to the topic. So what do you mean about the hemophilia? तो बेसिकली हीमोफिलिया जो एक तरीके से आपकी ब्लड डिसऑर्डर्स हैं, जेनेटिक होते हैं और इसमें बेसिकली जो है ब्लड क्लॉट नहीं हो पाते हैं क्योंकि जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं वो इसमें लेवल कम हो जाते हैं या उनकी एक्टिविटी कम हो जाती है. मीन्स इट इज ए जेनेटिकली और इनहेरिटेड जेनेटिक ब्लड कोगुलेशन डिसऑर्डर्स दैट इम्पेयर्स द बॉडी एबिलिटी टू मेक ब्लड क्लॉट. तो ये जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, ब्लड कोगुलेशन डिसऑर्डर्स हैं जिसमें जो है हमारी बॉडी जो है प्रॉपरली ब्लड क्लॉट नहीं कर पाते हैं, उससे जो है एक्सेसिव ब्लीडिंग हो सकता है. देयरफॉर इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द रिडक्शन इन द ब्लड कोगुलेशन एंड एक्सेसिव ब्लीडिंग. एंड क्योंकि ये जेनेटिक है इसलिए ये आपके एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसीज हैं. जैसे कि हम बात कर चुके हैं पिछले वीडियोस पे एनीमिया के बारे में, तो उसमें जो सिकल सेल एनीमिया है और थैलेसीमिया है वो एक तरीके से ऑटोसोमल रिसेसिव डिसीज है. मींस उसमें जो जीन डिफेक्ट होंगे वो जीन जो हैं आपके क्रोमोसोम्स में होंगे, मतलब आपके जो ऑटोसोम्स में होंगे, लेकिन इसमें जो जीन डिफेक्ट होंगे वो आपके सेक्स क्रोमोसोम में होंगे या एक्स क्रोमोसोम में होंगे, जो कि आपके सेक्स क्रोमोसोम का पार्ट है एक्स वाई और एक्स एक्स, तो उनमें ये इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए इसको हम एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसीज भी बोलते हैं. सो ये जो पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे जो है आपके ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि इसमें से कौन सा डिसीज जो है एक तरीके से एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसीज है. बात करें ऑप्शन की तो थैलेसीमिया है, सिकल सेल एनीमिया है, वो आपके ऑटोसोमल्स हैं, लेकिन आपकी हीमोफिलिया आपके एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसीज हैं, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा. एंड जाहिर सी बात है इसमें जीन भी इन्वॉल्व होंगे. सो बेसिकली द म्यूटेशन इन द F8 जीन दैट इनकोडेड फॉर द फैक्टर 8 in hemophilia A or classical hemophilia, or F9 gene that encoded for the factor 9 in hemophilia B. तो बेसिकली इसमें जो एक्स क्रोमोसोम में दो जीन होते हैं F8 और F9, तो F8 जीन म्यूटेशन होने के कारण जो है ये जीन बेसिकली आपके फैक्टर 8 को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है. तो अल्टीमेटली F8 जीन म्यूटेशन होने के कारण जो है F8 फैक्टर 8 जो है प्रॉपरली नहीं बन पाता, उससे जो आपको हीमोफिलिया होगा उसको हम बोलते हैं हीमोफिलिया ए और क्लासिकल हीमोफिलिया. सेकेंड है आपका F9 जीन जो कि फैक्टर 9 के लिए रिस्पॉन्सिबल है. तो F9 जीन म्यूटेशन होने के कारण जो है फैक्टर 9 नहीं बन पाते हैं और अल्टीमेटली उनमें होगा आपका हीमोफिलिया बी. तो अल्टीमेटली दो जीन इन्वॉल्व होंगे F8 और F9. तो 8 है वो फैक्टर 8 से है, 9 जो है फैक्टर 9 से है. ओके, एंड दिस जेनेटिक डिफेक्ट्स में लीड टू द रिडक्शन इन द लेवल ऑफ द these factors that cause the deficiency of these factors and the एक्टिविटी ऑफ द सच क्लॉटिंग फैक्टर्स. तो अल्टीमेटली जीन म्यूटेशन होने से जो है इन फैक्टर्स के जो लेवल हैं वो कम होंगे और उनकी एक्टिविटी भी कम होगा. तो अल्टीमेटली हीमोफिलिया में जो है क्लॉटिंग फैक्टर्स की कमी होती है, उससे प्रॉपर ब्लड जो है क्लॉट नहीं हो पाते हैं क्योंकि ब्लड क्लोरेशन पाथवे में जो है जितने फैक्टर्स हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जो कि हम आगे बात करने वाले हैं. एंड males are usually affected and the women who carry a single mutated genes are generally asymptomatic. तो इन हीमोफिलिया जो है बेसिकली मेंस में ज़्यादा होते हैं क्योंकि वुमेन्स में जो है आपके कैरियर की तरह काम करते हैं. जैसे कि बात करें हम लोग क्योंकि ये एक्स क्रोमोसोम्स में होते हैं, तो इसलिए जो मेल है उनमें एक्स वाई होते हैं और आपके फीमेल में एक्स एक्स होते हैं. तो इसलिए जो फीमेल हैं अगर उसमें एक एक्स में होंगे तो अल्टीमेटली वो कैरियर होंगे, और अगर मेल में अगर एक एक्स में होंगे तो अल्टीमेटली वो डिसीज्ड कंडीशन में होंगे. इसलिए जो मेजरली हैं वो मेल में होते हैं, वुमेन में जो है बहुत ही कम होते हैं या फीमेल में बहुत ही कम होते हैं. जैसे कि हम इस चार्ट में देख सकते हैं, फादर विदाउट हीमोफिलिया एंड केयर मदर. अगर किसी फादर को जो है हीमोफिलिया नहीं है, नॉर्मल उनमें जो एक्स वाई होंगे, लेकिन जो मदर है अगर उसमें एक जीन में इन्वॉल्व होंगे तो अल्टीमेटली वो कैरियर की तरह काम करते हैं, तो उससे जो चिल्ड्रंस होंगे वो भी कुछ अफेक्टेड हो सकते हैं. तो उसमें है पहला है आपका एक्स वाई पॉसिबिलिटी है जो कि अनअफेक्टेड होगा क्योंकि यहाँ पे जो वाई है और इसका एक्स है,
तो उससे वो अनअफेक्टेड होगा। सेकेंड है आपका डॉटर कैरियर ऑफ द हीमोफिलिया जीन। तो इस कंडीशन में जो है फादर के एक्स यहाँ से आएगा और मदर का जो अफेक्टेड एक्स है वो आएगा, उससे उसको कैरियर डिसीज हो सकता है। अगर फादर का वाई और मदर का जो अफेक्टेड एक्स है वो उसमें आएगा तो अल्टीमेटली उसमें जो है सन विद द हीमोफिलिया। इसलिए जो मेल है वो हाईली अफेक्टेड होते हैं एज कम्पेयर टू द वुमेन। और मेल का ये एक्स और फीमेल का ये एक्स फिर आपका जो नॉर्मल जो डॉटर है वो हो सकता है। तो ये कुछ पॉसिबिलिटीज हैं आपके हीमोफिलिया की कंडीशन में। और बात करते हैं सेकंड केस है आपका फादर विथ हीमोफिलिया एंड मदर विथआउट हीमोफिलिया। तो इस कंडीशन में जो भी सन होंगे, क्योंकि इसमें वाई क्रोमोसोम पे नहीं होते हैं, तो वाई क्रोमोसोम जहाँ पे आएंगे वहाँ पे जो है वो नॉर्मली होंगे। इसलिए जो है दोनों जो 50% चांसेस हैं जो बेबी होगा, खासकर जो बॉयस होगा वो अनअफेक्टेड होगा, क्योंकि उसमें वाई एक्सेस में जो है वाई जो क्रोमोसोम है उसमें अफेक्टेड नहीं होंगे। लेकिन जो मदर है, क्योंकि फादर से ही एक्स मिलेगा, तो वो एक तरीके से दोनों जो डॉटर होंगे 50% डॉटर होंगे वो एक तरीके से अफेक्टेड होंगे, वो एक तरीके से केयर की तरह काम करेंगे। तो ये कुछ पॉसिबिलिटीज हैं, इसलिए जो है मेल में ये अधिक होते हैं, फीमेल में कम होते हैं। एंड now come to the history of the hemophilia. So basically the best known of the hereditary bleeding disorders since 2nd century AD and first coined by the Sonlin in 1820s। तो ये जो फर्स्ट है सोनलिन ने 1820s में इसको कॉइन किया था। एंड इन 1939 इट नोन एज द ब्लीडिंग डिसीज एंड ओरिजिनली टर्म्स हीमोरोफिलिया। तो हीमोरेज से ही बना हुआ है हीमोरोफिलिया, लव फॉर द हीमोरेज बट ओवर टाइम्स कॉन्ट्रैक्टेड टू हीमोफिलिया। तो फिर उस वर्ड को जो है हीमोरोफिलिया को एक तरीके से शॉर्ट करके हीमोफिलिया टर्म्स दिया गया बाद में। और hemophilia is often called as the disease of the kings because it was carried by many members of Europe's royal families. First is the Queen Victoria I of the England was carrier of hemophilia, and therefore it is a disorders in the blood of royal families in the Great Britain। तो इनकी जो हिस्ट्री की बात करें तो जो आपके विक्टोरिया फैमिली हैं, जो आपके रॉयल फैमिलीज हैं यूरोप के, उनमें पाया जाता है। उसके अलावा जो ऑस्ट्रेलिया वगैरह हैं उसमें भी मिलता है। तो जो फर्स्ट लेडी था वो है आपका क्वीन विक्टोरिया वन, जिनमें जो है हीमोफिलिया के जो जीन्स हैं वो दिखा गया था, जो कि इसमें फैक्टर 8 जो है इन्वॉल्व था। एंड in 1952, it was observed that the hemophilia was occurs due to the deficiency of the other clotting factors like clotting factors 9 that known as the Christmas factors in some patients and called as the hemophilia B। तो पहले जो हीमोफिलिया था वो हमको दिखा गया कि केवल फैक्टर 8 में इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन 1952 पे जो है डिस्कवरी हुआ कि जो हीमोफिलिया है फैक्टर 8 के अलावा भी दूसरे फैक्टर्स में भी इन्वॉल्व होंगे। जो फैक्टर 9 जब इन्वॉल्व होगा, उनके लेवल कम होगा, तो उसको हम एक तरीके से हीमोफिलिया बी में क्लासिफाई किया गया 1952 पे। एंड लेटर इट वाज क्लासिफाइड इनटू वेरियस टाइप्स। So types are the hemophilia A, hemophilia B, hemophilia C, parahemophilia and acquired hemophilia that are associated with the cancers, pregnancy, etc। तो बेसिकली हीमोफिलिया के मेजरली दो होते हैं, हीमोफिलिया ए, हीमोफिलिया बी। हीमोफिलिया ए को हम क्लासिकल हीमोफिलिया भी बोलते हैं, और हीमोफिलिया बी को हम एक तरीके से क्रिसमस डिसीज भी बोलते हैं। हीमोफिलिया सी और पैरा हीमोफिलिया भी होते हैं। लेकिन जो बात करें हम लोग एक्स लिंक्ड डिसीज की, तो उसमें जो है बेसिकली हीमोफिलिया ए और बी ही आपके एक्स लिंक होते हैं, ए और बी। लेकिन जो आपके हीमोफिलिया सी और पैरा हीमोफिलिया हैं वो आपके जो दोनों हैं वो आपके ऑटोसोमल रिसेसिव होते हैं। मींस इसमें जो ऑटोसोम्स में जीन्स इन्वॉल्व होंगे वो डिफेक्ट होंगे। तो हम बात करते हैं इसके बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में। तो नाउ कम टू डिस्कस अबाउट द हीमोफिलिया एन एंड हीमोफिलिया बी। सो हीमोफिलिया बी ए इज नोन एज द क्लासिकल हीमोफिलिया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही कॉमन है, मोस्ट कॉमन है, और लगभग 80% केसेस में ये इन्वॉल्व होते हैं। अगर हीमोफिलिया के केस की बात करें तो जितने भी केसेस होंगे उनमें से 80% जो है हीमोफिलिया ए के केस होंगे, जो कि बहुत ही मोस्ट कॉमन है, इसलिए इसको क्लासिकल हीमोफिलिया भी हम बोलते हैं। जो जीन इन्वॉल्व होगा वो होगा आपका फैक्टर F8 जीन और फैक्टर 8 जीन, जो कि फैक्टर 8 प्रोटीन फैक्टर 8 के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इस जीन के थ्रू ही फैक्टर 8 जो है बनता है। तो ये म्यूटेशन होने की वजह से जो है फैक्टर 8 नहीं बन पाएगा, या एंटी हीमोफिलिक फैक्टर जिसको बोलते हैं नहीं बन पाएगा, उससे अल्टीमेटली आपको हीमोफिलिया होगा, वो होगा हीमोफिलिया ए, एंड दैट इज अकर्स इन द 1 in 10,000 मेल। तो जब भी 10,000 मेल पैदा होंगे उनमें से एक कोई हो सकता है, मतलब 10,000 मेल में एक को होने के चांसेस होते हैं, जिसको बोलते हैं ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स और
हीमोफिलिया एंड दैट इज ए एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर्स। अगर हम बात करें हीमोफिलिया बी की तो इसको हम क्रिसमस डिसीज भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो इसमें जो है आपके जीन इन्वॉल्व होंगे F9 जीन और फैक्टर 9 जो कि क्रिसमस फैक्टर है आपके ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स का। तो ये थोड़ा सा सेकंड कॉमन मोस्ट कॉमन है जो कि आपके 20% केसेस में हो सकते हैं, और इनमें इन्वॉल्व होंगे F9 जीन्स जो कि फैक्टर 9 के लिए इन्वॉल्वमेंट होते हैं, और ये होता है आपका 1 in 10 1 लाख मेल। तो अगर 1 लाख मेल में एक को हो सकता है आपका हीमोफिलिया बी जिनमें फैक्टर 9 की कमी होगी या एक्टिविटी कम होगा। ये भी एक तरीके से एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसीज है। These are the basic information about the hemophilia A and hemophilia B. And now come to the hemophilia C and parahemophilia. तो hemophilia C is occurs due to the involvement of the F11 जीन। तो ये एक तरीके से ऑटोसोमल रिसेसिव है, मीन्स क्रोमोसोम नंबर 4 पे जो जीन्स होंगे वो डिफेक्ट होंगे, वो जीन्स होंगे आपके F11 जीन्स। F11 जीन्स मीन्स फैक्टर 11 जीन्स जो कि फैक्टर 8 क्लोटिन फैक्टर 8 के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, जो है आपका प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटेसिडेंट। इस फैक्टर की कमी होने से जो है आपको हीमोफिलिया सी हो सकते हैं। ये बहुत ही मिल्ड साइन सिम्टम्स शो करते हैं। बात करें हम लोग पैराहीमोफिलिया की तो ये भी एक तरीके से वार्नर्स डिसीज भी बोलते हैं। ये अभी ऑटोसोमल्स हैं। क्रोमोसोम नंबर 1 पे जो जीन होंगे F5 जीन मींस फैक्टर 5 जीन्स जो कि फैक्टर क्लोटिन फैक्टर्स 5 के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो है आपका लेवाइल फैक्टर, वो उसकी लेवल कम होती है जो कि 1 in 1 मिलियन हो सकता है। मतलब 10 लाख लोगों में से एक लोग को ये चीजें हो सकती हैं पैरा हीमोफिलिया। एंड so these are the basic types of hemophilia. Now come to the hemophilia, the degree of severity based on the level of clotting factors। तो जो आपकी डिग्री ऑफ सिवियरिटी है, जो सिम्टम्स हैं, वो जो पेशेंट में प्रेजेंस क्लॉटिंग फैक्टर्स के लेवल पे डिपेंड करता है। जितना लेवल कम होगा उतनी सिवियरिटी बढ़ती जाएगी। अगर लेवल बहुत ही कम हुआ है तो सिम्टम्स जो हैं उतने दिखाई नहीं देते हैं। अगर लेवल बहुत ज़्यादा कम हो गया है तो ये सिम्टम्स दिखाई देते हैं। तो इन द मिल्ड हीमोफिलिया ए कंडीशन डू नॉट हैव एनी स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग बट अनयूजुअल ब्लीडिंग अकर्स विद द सर्जरी और टूथ एक्सट्रैक्शन। पीपल आर यूजुअली डायग्नोस्ड विद द हिस इन लेटर लाइफ। तो जो नॉर्मल हीमोफिलिया मिल्ड कंडीशन पे जो है हीमोफिलिया ए होंगे, अगर उनका लेवल जो है बहुत ज़्यादा कम नहीं हुआ होगा तो सिम्टम्स स्पॉन्टेनियसली अकर्स नहीं होते हैं। अगर एक्सेसिव ब्लीडिंग तभी होता है जब हम उसको सर्जरी होती है या हाईली इंजर होगा या फिर डेंटल एक्सट्रैक्शन होगा, तभी उनको जो है ब्लीडिंग की शिकायत होगी एक्सेसिव, जो कि बहुत लाइफ के लेटर स्टेज पे ही हमको पता चलता है कि इनको हीमोफिलिया हुआ है करके। लेकिन जो मॉडरेट डिसीज हैं या मॉडरेटली हीमोफिलिया ए है, उस कंडीशन में जो है स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग हो सकती है एंड डिलेड ओजिंग आफ्टर द माइनर इंजरी यूजुअली डायग्नोस्ड बिफोर दे आर 5 to 6 ईयर ओल्ड। तो इसमें स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग हो सकती है। इसका जो सिम्टम्स है हमको 6 to 5 ईयर तक हमको दिखाई दे जाता है। और बात करें सीवियर हीमोफिलिया की, जो कि जिसमें जो है आपके जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, उसमें जो है स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग तो होगा ही, उसके अलावा जॉइंट्स एंड डीप मसल्स ब्लीडिंग भी होंगे, यूजुअली डायग्नोस्ड विद द फर्स्ट 2 ईयर्स ऑफ लाइफ। तो पहले ही 2 साल के अंदर में ही हमको मालूम चल जाता है कि इनको हीमोफिलिया है, अगर इतने सीवियरिटी केस होंगे तो। And now come to the symptoms of the hemophilia. So symptoms for the spontaneous bleedings are unusual excessive bleeding from cuts, injury or during surgery, and many large or deep bruises, and joint pain, swelling or tightness of the joints ये हमको शो होगा, and blood in the urine और stool भी हमको दिखाई देगा आपके spontaneous bleeding के केस में। and in emergency cases, in emergency signs and symptoms are the hemophilic arthropathy means sudden severe pain, swelling in large joints like knee, elbow, hips or shoulder, and painful prolonged headaches होंगे। उसके अलावा repeated vomiting, extreme fatigue और double vision भी हो सकता है। तो अगर आपको सीवियर हीमोफिलिया है उसके इसमें ब्लीडिंग तो होगा ही, आपके जो जॉइंट्स वगैरह हैं उनमें हैवी पेन होगा, हैवी हेडेक होगा, बार बार वोमिटिंग होगी आपको। तो ये सब जो है प्रॉब्लम्स आपको दिखाई देंगी, जो कि ब्लड टेस्ट करने के बाद आपको इजीली समझ में आ जाएगा। एंड नाउ कम टू द ब्लड कोगुलेशन पैथोफिजियोलॉजी। तो अल्टीमेटली जो ब्लड कोगुलेशन पैथोफिजियोलॉजी है या पाथवे हैं वही डिस्टर्ब होंगे। जैसे कि हम देख सकते हैं ये है आपका बेसिक पाथवे फॉर द ब्लड कोगुलेशन, इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक और कॉमन। तो अल्टीमेटली जब इंटरनली डैमेज होगा तो सरफेस कॉन्टेक्ट में आने के बाद जो प्लेटलेट्स हैं एक्टिवेट होंगे, अल्टीमेटली जो है आपका फैक्टर
12 से स्टार्ट होता है और अल्टीमेटली सीरीज जितने भी फैक्टर्स हैं वो सीरीजली एक्टिवेटेड होते हैं और अल्टीमेटली आपका स्टेबल फाइब्रिन प्लॉट होता है। जैसे कि हम बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप, तो फैक्टर फैक्टर 12 कन्वर्ट्स इनटू द एक्टिवेटेड फैक्टर 12। ये फिर आपके फैक्टर 11 को एक्टिवेट करेंगे। फैक्टर 11 जो है आपके फैक्टर 9 को एक्टिवेट करेंगे। फिर ये फैक्टर 9 जो है आपके फैक्टर 8 आपके फास्फोप्लेटेड मेम्ब्रेन फास्फोलिपिड्स और आपके कैल्शियम के साथ मिलके फैक्टर 10 को इन्वॉल्व करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पाथवे है आपके इंट्रिंसिक कोगुलेशन पाथवे का। ये एक्टिवेट होने के बाद इसके अलावा जो आपके टिश्यू डैमेज या फिर एक्सटेंसिक पाथवे के थ्रू जो है फैक्टर 7 एक्टिवेट होंगे टिश्यू फैक्टर। ये एक्टिवेट होने के बाद जो है ये जो है आपके फैक्टर 10 को एक्टिवेट करेंगे। तो अल्टीमेटली फैक्टर 10 प्ले द मेजर रोल इन द ब्लड कोगुलेशन पाथवे। ये फैक्टर 10 फिर फर्दर आपके फैक्टर 5 फास्फोलिपिड और कैल्शियम के साथ मिलके जो फैक्टर 2 है प्रोथ्रोम्बिन उसको एक्टिवेट करेगा आपके थ्रोम्बिन पे। ये थ्रोम्बिन जो है फिर आपके जो फैक्टर नंबर 1 है फाइब्रिनोजन उसको एक्टिवेट करेंगे फाइब्रिन पे, साथ साथ जो फैक्टर 13 है उसको एक्टिवेट करेंगे और फिर ये फाइब्रिन जो है एक स्टेबल फाइब्रिन क्लॉट बनाएगा। तो इस तरीके से जो है ब्लड क्लॉटिंग होते हैं। तो कहीं ना कहीं फैक्टर जो इन्वॉल्व होते हैं वो अगर डिस्टर्ब होंगे, उनकी लेवल कम होंगी, तो अल्टीमेटली पाथवे भी स्लो डाउन होगा और अल्टीमेटली क्लॉटिंग जो है स्लो डाउन होगा। जैसे कि हम जानते हैं कि फैक्टर 8 इन्वॉल्व होता है आपके हीमोफिलिया ए पे, फैक्टर 9 होता है आपके हीमोफिलिया बी पे, फैक्टर 11 होता है आपके हीमोफिलिया सी पे। तो अल्टीमेटली ये तीनों अल्टीमेटली जो है सीरीज ऑफ एक्टिवेशन को स्लो डाउन करेंगे, उससे जो है ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगा। सो दिस इज द बेसिक पैथोजेनेसिस पाथवे फॉर द हीमोफिलिया ए बी एंड सी। एंड नाउ कम टू द detail of hemophilia A pathophysiology. And 90% cases are the due to deficiency of the factor 8 and 10% cases are due to the regulation of factor 8 activity. तो जो हीमोफिलिया ए का केस है, पूरे केस में 90% के केस की बात करें तो उनमें जो है जो लेवल है फैक्टर 8 की वो कमी हो जाती है आपकी बॉडी के अंदर में। और कुछ परसेंट में 10% केसेस में जो है आपके फैक्टर 8 तो नॉर्मल रहते हैं लेकिन उनकी एक्टिविटी किसी कारण से कम हो जाती है। तो ये कुछ बेसिक रीजन हैं आपके हीमोफिलिया ए के। एंड factor 8 is main responsible for the activation of the factor 10, and factor 8, let's say anti-hemophilic factors incides in the hepatic parenchymal cells, means liver and kidney, and complexed with the another proteins that known as the Van Willebrand's factor VWF, and that incides in the endothelial cells. And this complex factor 8 and VWF activates the factor X इन द इंट्रिंसिक पाथवे एंड कोगुलेशन। तो अल्टीमेटली जो फैक्टर 8 है वो आपके ब्लड में जाके जो वहाँ पे जो एक प्रोटीन्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं वान विल्ब्रेंड्स फैक्टर, जो भी बहुत मेजर प्ले रोल करता है, तो उनके साथ कॉम्प्लेक्स बना के और फिर फैक्टर 8 10 को एक्टिवेट करते हैं और अल्टीमेटली ब्लड कोगुलेशन होता है। तो अल्टीमेटली हीमोफिलिया के केस में, हीमोफिलिया ए के केस में जो है फैक्टर 8 का लेवल बहुत ही कम हो जाता है या फिर उनकी एक्टिविटी बहुत ही कम हो जाती है। तो दोनों वजह से जो है फैक्टर 10 एक्टिवेट नहीं हो पाएंगे और अल्टीमेटली जो पाथवेज हैं वो ब्लॉक हो जाएंगे और क्लॉटिंग नहीं हो पाएगा। एंड डिफिशिएंसी ऑफ द VWF मींस व्हेन विल्ब्रेंड्स फैक्टर्स लीड टू द वोन विल्ब्रेंड्स डिसीज, एंड दैट इज ऑटोसोमल रिसेसिव डिसीज, जो कि हीमोफिलिया जो एक तरह से सेक्स लिंक्ड है, लेकिन जो आपका वोन विल्ब्रेंड डिसीज है वो एक तरीके से आपका ऑटोसोमल डिसीज होते हैं, जो कि क्रोमोसोम नंबर 12 पे जो जीन्स होंगे वो इनमें इन्वॉल्व होते हैं। एंड इट अकर्स इन द 1 in 1000, जो आपके मेल या फीमेल दोनों में हो सकते हैं। तो जो आपके 1000 में पेशेंट होंगे, पर्सन होंगे, उनमें से एक को ये हो सकता है आपका वन विल्ब्रेंड डिसीज, क्योंकि कॉम्प्लेक्स में काम करते हैं तो दोनों ही बहुत ही जरूरी हैं। एंड सिम्टम्स अकर्स व्हेन द फैक्टर्स 8 एक्टिविटी इज लेस देन 25%। जो 25% से कम होगा तभी हमको सिम्टम्स दिखाई देगा, तभी वो मॉडरेटली या फिर सीवियर केसेस आएंगे। तो बेसिक बात करें सीवियरिटी की, तो इन सीवियर केसेस फैक्टर 8 वुड बी रिड्यूस लेस देन 5%। तो सीवियर केस में जो है फैक्टर 8 की एक्टिविटी है वो 5% से भी कम हो जाती हैं, जो कि हमको बहुत सीवियर सिम्टम्स दिखाई देंगे। एंड दिस बेसिक फंक्शंस ऑफ द फैक्टर 8 एंड WVF। तो यहाँ से जो बेसिकली जो फैक्टर 8 और WVF का कॉम्प्लेक्स है वो आपके
जो क्लोटिंग फैक्टर्स एक्स या 10 है उसको एक्टिवेट करते हैं। वो एक्टिवेट होने के कारण ही जो प्लेटलेट एग्रीगेशन पाथवे या ब्लड क्लॉटिंग पाथवे हैं वो एक्टिवेट होंगे और ब्लड क्लॉट्स होगा। अगर ये एक्टिवेट नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली जो है ये भी पाथवे नहीं हो पाएगा और ब्लड क्लॉट नहीं हो पाएगा। तो ये दोनों जो मॉलिक्यूल्स का जो कॉम्प्लेक्स है वो बहुत ही ज़रूरी है आपके ब्लड कोगुलेशन के लिए। एंड नाउ कम टू द diagnosis of the hemophilia. So it can be done by the blood testings. The blood coagulation times is prolonged. Activated partial thromboplastin time is also increased or prolonged. Specific factor assays are available for the detection of factor 8 and factor 9 activity or the level. And females carriers up to 50% reduced. तो फीमेल कैरियर्स होते हैं उनमें आपका जो एक्टिविटी है फैक्टर 8 या 9 की, फैक्टर 8 खासकर जो एक्टिविटी है वो 50% तक कम हो जाती हैं, और जो डिसीज्ड हैं उनमें कंडीशन में जो है लगभग 25% से भी कम हो जाता है आपके फैक्टर 8 की एक्टिविटी, जिससे हमको सिम्टोमेटिक सीन दिखाई देते हैं हीमोफीलिया के। एंड नाउ कम टू थेरेपेटिक प्लान। सो फर्स्ट इज द प्रिवेंशन ऑफ द ब्लीडिंग एपिसोड्स। तो पहला काम ये है कि जब भी ब्लीडिंग होगी आपको एक्सेसिव, उसको हमको रोकना है किसी भी तरीके से। सो लोकल मेजर्स आर द अप्लाई द डायरेक्ट प्रेशर्स ऑन द इंजर्ड एरिया, एलिवेटेड कंडीशन एंड और आइस कंप्रेस। तो जहाँ भी हमको कट लगे तो उसको हमको अब पोजिशन पर रखना है, प्रेस करना है, आइस पैक रखना है, ताकि जो है ब्लीडिंग कम से कम हो सके। उसके अलावा वी कैन अवॉइड द हेवी एक्सरसाइज और कॉन्टेक्ट स्पोर्ट। तो हमको हेवी एक्सरसाइज नहीं करना है या ऐसे जो स्पोर्ट नहीं करना है जिससे जो है हमको इंजरी के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसके अलावा वी कैन अवॉइड द IM इंजेक्शंस और अदर पेरेंटल इंजेक्शंस से भी हमको अवॉइड कर सकते हैं, ताकि आपको ब्लीडिंग कम से कम हो सके। एंड नेक्स्ट इज द रिप्लेसमेंट थेरेपी। तो इसमें जो है आपके फ्रेश होल ब्लड हम यूज़ कर सकते हैं, या फिर होल प्लाज्मा, या फिर फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा हम करते हैं, या फिर कैरियर प्रेसिपिटेट करते हैं, या फिर फैक्टर 8 या फैक्टर 9 भी हम उसमें इंजेक्ट कर सकते हैं हमारे बॉडी के अंदर में, जिसकी भी कमी हो। हीमोफीलिया ए में हम फैक्टर 8 रिप्लेस करते हैं और फैक्टर 9 करते हैं हम लोग हीमोफीलिया बी पे। एंड वी कैन आल्सो यूज द रिकॉम्बिनेंट फैक्टर 7 नोवो 7 टू बाईपास द फैक्टर 8 इन द कोगुलेशन पाथवे। तो हम 7 को भी यूज कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट इज द रिप्लेसमेंट थेरेपी, जो ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। नेक्स्ट इज द जीन थेरेपी। तो हम जीन थेरेपी भी करते हैं। हम बेसिकली जो है जो भी जीन डिफेक्ट होंगे उसको हम रिप्लेस करते हैं न्यू जीन के साथ में, ताकि जो प्रॉपरली जो फैक्टर्स हैं, इन्वॉल्विंग फैक्टर्स हैं, वो बन सकें। तो जीन थेरेपी भी एक तरीके से आपका प्रोमोसिंग थेरेपी है, पर अभी तक इसमें ट्रायल चल रहे हैं, कम्प्लीटली सक्सेसफुल नहीं हुआ है। एंड नेक्स्ट इज द अदर्स में जैसे कि हम यूज़ करते हैं आपका डेस्मोप्रेसिन स्प्रे और इंजेक्शन। So desmopressin stimulates the release of stored factor 8 and 1 Wilbrandt factors, and 1 Wilbrandt factors carries and binds factor 8, which then can stay in bloodstream longer and प्रमोट द ब्लड कोगुलेशन। तो अल्टीमेटली जो डेस्मोप्रेसिन है वो हमारे बॉडी के अंदर में जो स्टोर्ड है फैक्टर 8 और 1 विल्ब्रेन फैक्टर, उसको रिलीज कराते हैं ताकि कोगुलेशन पाथवे को एक्टिवेट कर सकें। उसके अलावा हम यूज करते हैं EACA, ई एमिनो कैप्रोइक एसिड, दैट इज एंटी फाइब्रिनोलिटिक एजेंट दैट डिलेड द क्लॉट लाइसिस। तो क्लॉटिंग लाइसिस को भी कम करता है ये ड्रग आपका ई एमिनो कैप्रोइक एसिड। उसके अलावा हम यूज करते हैं फाइब्रिन ग्लू that contains fibrinogen, thrombin and the clotting factor 13 placed in the site of injury to stabilize clot. Use the dental procedure and after circumstance. And these are the basic things about the hemophilia. And if you like my videos, please press the like button, share with your friend, and any feedback please comment on the comment section. That motivates me for the upcoming videos. And in my upcoming videos I will discuss about the other things of pathophysiology. So stay tuned and keep watching my videos. In last, thank you, keep watching.